हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। आज के वीडियो में मैं एम सी एस 024 जो जावा का सब्जेक्ट कोड है, इग्नू का BCA का, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करूंगा। ये पहला पार्ट होगा इस क्वेश्चन पेपर का। इस पार्ट में मैं Q1 और Q2 के सोल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। जल्द ही मैं सेकंड पार्ट इसका लॉन्च करूंगा, जिसके अंदर मैं बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस Q3, Q4 एंड Q5 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम हमारे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहता हूँ, वीडियोज़ की भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये जो जावा का क्वेश्चन पेपर होता है, अच्छा, कई बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि भाई सर जावा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। पहली चीज़ यार, इसमें प्रोग्राम्स होते हैं एंड आई कैन नॉट गेस, या कोई भी गेस नहीं कर सकता कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। एंड ये जो सी लैंग्वेज के, C++ लैंग्वेज के और जावा लैंग्वेज के जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं ना, ये ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, एक्सेप्शंस, थ्रेडिंग, एप्लेट्स, सर्वलेट्स, RMI, बीन्स। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप छोड़ सकते हो। आप पिक एंड चूज कर सकते हो कि आपने कौन सा सेक्शन करना है, कौन सा सेक्शन छोड़ना है। जैसे पहले 3 यूनिट कर लिए, फोर्थ यूनिट छोड़ दिया। ठीक है ना, तो आप पिक एंड चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछोगे, मैं बता तो दूंगा, लेकिन उसका फायदा नहीं है प्रोग्रामिंग में। ठीक है ना। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट वही 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, सारे करने हैं, कोई नहीं छोड़ सकते आप। पहला क्वेश्चन था कि क्लास क्या होती है, डेटा हेडिंग को कैसे इंकम्प्लिश करती है, इसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ उसमें आप क्लास जरूर करोगे, तो वही क्लास हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो क्लास क्या होता है? देखो यार, जब भी हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात करेंगे ना, जब भी हम जावा की बात करेंगे, या जब भी हम C++ की बात करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। ये क्लास क्या होती है? ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है, क्योंकि आप खुद बना रहे हो, इसलिए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। जब भी आपने रियल लाइफ सिचुएशन पे कोई प्रोजेक्ट करना है, ठीक है ना, जैसे आपने कोई होटल मैनेजमेंट करनी है, का सॉफ्टवेयर बनाना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का करना है, ठीक है ना, बुकिंग्स का कुछ करना है, रियल लाइफ सिचुएशंस पे जब आप प्रोग्राम करने जाते हो, कोडिंग करने जाते हो, तो उसको कोड करने का आसान तरीका है कि आप उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से करो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से करने से फ़ायदा क्या होता है? आपका कम कोड में, कम लाइन ऑफ कोड में आपका कोड कंप्लीट हो जाता है। कोड आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता, रीयूज़ हो जाता है कोड। कई नए फीचर्स मिल जाते हैं आपको, इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर, जो आपकी टास्क आसान कर देते हैं। तो उसी में क्लास होती है। तो क्लास क्या होता है? कहता है जो भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उस ऑब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट का काम करती हैं क्लासेस। क्लासेस क्या होती हैं? जैसे मैंने क्लास बनाई मैंने पर्सन नाम की। इसके अंदर पर्सन का नाम क्या है, ठीक है ना, उसकी एज क्या है, उसकी ID डिटेल्स, ये सब डिटेल्स रखी हुई हैं मैंने। तो ये हमारे कहलाते हैं वेरिएबल्स। जब इसके हम मेथड बनाएंगे, लाइक गेट नेम, ठीक है ना, सेट नेम। जब हम मेथड्स बनाने शुरू करेंगे, मेथड्स की पहचान है ये गोल ब्रैकेट्स। जब हम मेथड्स बनाने शुरू करेंगे, तो ये कहते हैं हमारे मेथड्स। तो इसके अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स दोनों को रखा जाता होता है। ठीक है ना। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं उसको हम डेटा फंक्शंस बोलते हैं। क्लास बनाने के लिए एक इनबिल्ट क्लास कीवर्ड यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से आप क्लास बनाते हो। तो अगर मैं कोई क्लास बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? कहता है सिंपल सी बात है, आप क्या करो, एक क्लास बनाओ, लाइक क्लास, ठीक है जी, क्लास का नाम कुछ भी रखा आपने, पर्सन, करली ब्रेसेस शुरू, करली ब्रेसेस बंद, यहाँ पे अपना सारा कोड रख लो। ये मैंने यहाँ पे आपका सिंटेक्स लिखा हुआ है। क्लास, क्लास का नाम, और उसके अंदर जो वेरिएबल्स रखने हैं वो वेरिएबल्स रख लेना, जो फंक्शंस रखने हैं वो फंक्शंस रख लेना, और इसको बंद कर देना। उसमें इसने ये पूछा था कि, इसके बाद पूछा था कि डेटा हाइडिंग कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। जब आप एक क्लास बनाते हो, जैसे ये एक पर्सन क्लास है, ये पर्सन क्लास है, और मान लीजिए एक और क्लास बनाते हैं हम, मान लीजिए एम्प्लॉयज़ क्लास। एम्प्लॉयज़ क्लास और पर्सन क्लास दो अलग अलग क्लासेस हैं। एम्प्लॉयज़ क्लासेस से अगर ये पर्सन क्लास कुछ डेटा हाइड करना चाहती है, तो कैसे करती है? तो सिंपल सी बात है, डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड असेस स्पेसिफायर्स और मॉडिफायर्स। तो ये अपने अंदर के डेटा को प्राइवेट डिक्लेयर कर देगी। अगर ये डेटा प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया गया, तो कोई भी
आउटसाइड ऑफ द क्लास इस प्राइवेट डेटा को असेस नहीं कर पाएगा। तो डेटा हाइडिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है जो इंटरनल डेटा को ऑब्जेक्ट से या दूसरी क्लासेस से हाइड करके रखा जा सकता है। इसके लिए हम अगेन एसएस मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं। एक प्राइवेट एसएस स्पेसिफायर है, एक पब्लिक है, ठीक है ना। ज़्यादातर हम फील्ड्स को प्राइवेट रख देते हैं और जो हमारे गेटर और सेटर मेथड्स हैं वो हम पब्लिक रख देते हैं और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने तरीके से। तो ये डेटा हाइडिंग का एक डेफिनेशन लिख के अब हम इस प्रोग्राम पे चलते हैं, क्योंकि उसने एग्जांपल पूछी थी। तो मैंने एग्जांपल कैसे बनाई है ये देखिए, मैंने क्लास बनाई है पर्सन नाम की। सो क्लास पर्सन, ठीक है जी, क्लास बनाई। अब इसके अंदर मैं बहुत कुछ चीज़ें रख सकता था, नेम हो गया, आईडी हो गया, एज हो गया, सैलरी हो गया। मैंने कोड कॉम्पैक्ट रखा है तो मैंने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, नेम, बस, और कुछ नहीं। और इसको मैंने एसएस प्राइवेट रख दिया है। अब इसके डेटा को सिक्योर करने के लिए, इस नेम को सिक्योर करने के लिए मैंने गेटर्स और सेटर्स का इस्तेमाल किया है। गेटर क्या होते हैं? जब आप किसी इंप्लॉई का या किसी पर्सन का नाम जानना चाहोगे तो आप इस गेट नेम मेथड को कॉल करोगे। और जब आप किसी पर्सन का नाम सेट करना चाहोगे कि जैसे इस पर्सन का नाम ये रखा जाएगा, तो आप सेट मेथड को कॉल करोगे। गेट नेम मेथड जो होता है ये आर्गुमेंट्स में कुछ नहीं लेता, ब्रैकेट खाली रखता है, लेकिन रिटर्न करता है वही नेम को, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप होती है। और जो सेट नेम होता है ये आर्गुमेंट्स रखता है, क्योंकि एज ए आर्गुमेंट्स ये वैल्यू रिसीव करता है और इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। सॉरी, एक मैंने डिस्प्ले पर्सन मेथड बनाया है जहां पे मैंने एसओपी की मदद से, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की मदद से मैंने नेम को प्रिंट करवाया है, ठीक है ना। इस क्लास को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने नीचे मेन क्लास बनाई है जिसके अंदर मेन फंक्शन रखा है। ये पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, पर्सन रख दिया, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते थे। तो ये हमारा ये जो पर्सन है ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट के बनते ही इसके अंदर एक नेम वेरिएबल आ गया है, लेकिन इसकी वैल्यू सेट करने के लिए मैंने क्या किया कि सेट नेम एलिस, तो इस पर्सन ऑब्जेक्ट का नेम की वैल्यू उसमें मैंने क्या कर दिया है, एलिस कर दिया। इसने क्या किया है, इस सेटर को कॉल किया है, इस वाले सेटर को कॉल किया है। ये जो एलिस है वो यहाँ पे पास हुआ और इसकी मदद से ये एलिस यहाँ पे नेम में पास हो गया। फिर एक डिस्प्ले पर्सन मेथड है, डिस्प्ले पर्सन ने क्या किया, इस मेथड को सिंपली डिस्प्ले करवा लिया है, यानी कि नेम को प्रिंट करवा लिया है। तो डेटा हाइडिंग कैसे हुई है? प्राइवेट और पब्लिक एसएस स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करके, और क्लास के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट और क्लास का एक प्रोग्राम कर दिया। अगर आपको क्लास के एग्जांपल आए, अगर आपको ऑब्जेक्ट के एग्जांपल आए, अगर आपको डेटा हाइडिंग का एग्जांपल आए, तो आप यही क्वेश्चन, यही प्रोग्राम लिख सकते हो। एक प्रोग्राम अगर आप याद कर लोगे तो ये हर जगह चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट खत्म होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। AWT और स्विंग कंपोनेंट्स का डिफरेंस और इनके एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो AWT कंपोनेंट्स क्या होते हैं और स्विंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जब आप जावा के अंदर GUI प्रोग्रामिंग करोगे, मतलब ग्राफिकल प्रोग्रामिंग करोगे, तब आप इनको यूटिलाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या चाहते हो, आप एक लॉगिन बॉक्स बनाना चाहते हो जिसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखा है एंटर नेम, और यहाँ पे एक आपको टेक्स्ट फील्ड चाहिए, और यहाँ पे मान लो आपको लॉगिन बटन चाहिए। अब यहाँ पे आप एंटर पासवर्ड भी रख सकते थे, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इसलिए यहीं पे रोक दिया। जब ये वैल्यू और ये चीज़ आप डिज़ाइन करना चाहते हो, इसको हम फॉर्म कहेंगे एक तरीके का। इसको डिज़ाइन करने के लिए जावा ने दो चीज़ें प्रोवाइड करी हैं आपको, एक AWT और एक स्विंग्स। AWT जो है वो पुराना मेथड है। अब AWT का पूरा नाम एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल, ये पुराना मेथड है। उसके बाद AWT को एडवांसमेंट कर दी गई है स्विंग कंपोनेंट्स की। अब स्विंग्स की एडवांसमेंट है जावा FX। तो डिफरेंस देखते हैं, ये है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब AWT कंपोनेंट्स जिस प्लेटफॉर्म पे आपका ये कोड रन होगा उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। स्विंग्स ऐसा नहीं है, स्विंग्स इंडिपेंडेंट होते हैं, प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपने AWT कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करना है तो इस पैकेज को कॉल करना पड़ेगा। स्विंग्स के लिए आपको इस पैकेज को कॉल करना पड़ेगा, javax.swing। ये हैवी वेट होते हैं। अब हैवी वेट का मतलब ये नहीं कि उठाने में हैवी होते हैं, हैवी वेट का मतलब होता है कि जब ये प्रोग्राम चलेंगे ये आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, आपकी रैम को स्लो कर देंगे, पीछे डेटा बहुत ज़्यादा लेंगे। लेकिन स्विंग्स हैवी वेट नहीं है, ये लाइट वेट होते हैं। अब इनका लुक एंड फील, यानी ये कैसे दिखेंगे, इसका लेआउट आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कहता है जिस प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हो ना उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। स्विंग कंपोनेंट्स का प्लगेबल लुक एंड फील होता है, मतलब डिपेंड करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उठा सकते हैं या खुद का कस्टम लुक भी दे सकते हैं। स्विंग कंपोनेंट्स ज़्यादा आपको फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि नेटिव कोड पे चल रहा है AWT, इसलिए थोड़ा स्लो होता है। स्विंग कंपोनेंट्स प्योरली जावा बेस्ड है, इसलिए फास्ट चलते हैं। ये फ्लेक्सिबल कम है, मतलब चेंजेस करना, इसमें कस्टमाइज करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें आसान है।
ये बेसिक सेट ऑफ कंपोनेंट्स देगा, टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, पासवर्ड बॉक्स दे दिया, बटन दे दिए, लेबल दे दिए। इसके पास कुछ नए कंपोनेंट्स हैं, रिच टेक्स्ट एडिटर दे दिया, ठीक है ना, स्क्रोल्स दे दी, कुछ नए फीचर्स दे देगा। तो ये आपका AWT और स्विंग कंपोनेंट का एक डिफरेंस था। अब इनके प्रोग्राम बोले थे तो ये हमारे AWT और स्विंग्स के प्रोग्राम हैं। AWT पैकेज इंपोर्ट किया और इवेंट हैंडलिंग को इंपोर्ट किया। मैंने वैसे यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, मैंने हटा दिया था इसको, लेकिन फिर आप इस लाइन को छोड़ ही सकते हो, आप इस लाइन को चाहे मत लिखना। क्लास बनाई, मेन मेथड बनाया, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फ्रेम के अंदर बटन को प्लेस किया। अब बटन का भी कोड नहीं है तो आप इसको भी अब छोड़ सकते थे, छोड़ दो, चाहे लिखा भी रहेगा तो कोई नुकसान नहीं है, वैसे हटा ही दो इसको। फ्रेम का साइज़ कितने बाय कितने की विंडो खोले, फ्रेम का लेआउट किस लेआउट पे फोकस करेगा, और फ्रेम की विजिबिलिटी ट्रू करी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्रेम आपका फॉल्स होता है, इसको ट्रू किया गया। अगर आप स्विंग्स में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपने AWT यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने javax.swing का इस्तेमाल किया है। सेम वही स्विंग एग्जाम्पल, क्लास बनाई, मेन फंक्शन बनाया, यहाँ पे फ्रेम क्लास होती है, इसके आगे J कीवर्ड लग जाता है, J फ्रेम, यहाँ पे भी J फ्रेम, यहाँ पे भी J फ्रेम। अगेन ये कोड आप हटा सकते थे, इस कोड को छोड़ देना, फ्रेम डॉट ऐड आप मत लगाना, ठीक है ना। फिर साइज सेट किया, लेआउट सेट किया, और इसका एक सेट डिफॉल्ट। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्रॉस बटन आप लगाना चाहते थे, ये AWT में नहीं होगा, मुश्किल है, इवेंट हैंडलिंग करनी पड़ेगी। स्विंग्स में आपको क्या करेगा, ये क्रॉस बटन अगर लगा होगा ना, तो इसको मैंने इनेबल कर दिया है कि जब मैं इस पर क्रॉस करूँ तो ये जरा विंडो जो है, बॉक्स है मेरा, ये गायब हो जाए। और इसकी भी सेट विजिबिलिटी ट्रू करी है। सेट साइज, सेट लेआउट, सेट विजिबल, तीनों दोनों में है, AWT में भी है और स्विंग्स में भी है। स्विंग्स में एक एक्स्ट्रा फीचर दे दिया कि क्लोज ऑपरेशन चला सकते हो आप इस 10th लाइन से, ठीक है ना। फ्रेम बनाने के लिए यहाँ पे फ्रेम क्लास यूज़ करिए, यहाँ पे J फ्रेम यूज़ करिए, और पैकेज यहाँ पे AWT होगा, यहाँ पे स्विंग्स होगा। बस इतना सा डिफरेंस था आपके कोड में, ठीक है ना। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, हर एक का एग्जाम्पल दो। तो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जो हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल फीचर्स हैं, और ये एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, ये क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इनकी मदद से आपका कोड प्रमोशन, रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी जैसे फीचर्स इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करते हैं। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप समझाया है। इनहेरिटेंस फॉर हायरार्की, इनहेरिटेंस क्यों यूज करोगे, हायरार्की के लिए। इनहेरिटेंस क्रिएट्स ए क्लास हायरार्की विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे ये एक शेप क्लास बनाई, अब शेप में एक सर्कल क्लास भी होती है, शेप में मान लो एक रेक्टेंगल क्लास भी होती है, ठीक है ना। तो ये हायरार्की बन गई, ये ऊपर वाली क्लास, ये नीचे वाली क्लासेस, ये हायरार्की बना के देगा। इसी से इनहेरिटेंस भी होगी, इसी से पॉलीमॉर्फिज्म भी होगा। मेथड ओवरराइडिंग जो फीचर है वो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों को लेके चलता है। बेस क्लास को इनहेरिट करेगी डिराइव्ड क्लास, और डिराइव्ड क्लास के अंदर मेथड को ओवरराइड किया जाएगा, तो ये उन दोनों को अचीव करने में हेल्प करता है। डायनामिक मेथड डिस्पैच रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, उसमें इसको यूज किया जाता होता है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन टू कॉल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल टाइप, ऑब्जेक्ट्स की टाइप के बेस पे आप मेथड को कॉल करोगे, वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। और अगेन रीयूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ये दोनों, ठीक है ना। मेथड कैन बी रिटन टू टेक ए सुपर क्लास टाइप एंड इट कैन ऑपरेट इन ऑब्जेक्ट्स एनी सब क्लास टाइप लेवरेजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड क्या कर सकते हो, वो सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर ले सकता है, और इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स सब क्लास के टाइप के फॉर्म में इनकैप्सुलेट कर सकते हो। तो ये आपके इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का रिलेशन है, ये कैसे काम करते हैं। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल देना था, तो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का एक ही एग्जांपल दिया है। मैंने क्या किया है, शेप क्लास बनाई, शेप को ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ मेथड बनाया, इसके अंदर सिंपल मेथड मैसेज डिस्प्ले करवा दिया विदाउट यूजिंग एनी वेरिएबल कि ड्रॉइंग अ शेप। इस क्लास को इनहेरिट किया सर्कल क्लास ने, इनहेरिट करने के लिए कीवर्ड लगा एक्सटेंड्स। इस मेथड को दोबारा बनाया ड्रॉ, यहाँ पे मैसेज चेंज कर दिया ड्रॉइंग अ सर्कल। आई डिड द सेम थिंग फॉर स्क्वायर एंड ट्रायंगल, यानी कि शेप को इनहेरिट किया है, ड्रॉ मेथड बनाया है, ड्राइंग वाले मैसेजेस को चेंज कर दिया है। मेन क्लास के अंदर जब मैं गया तो मैंने शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन पेरेंट क्लास को पैरामीटर किसका पास किया है, सर्कल का। जब सर्कल का पास किया है तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया है। और जब आप एस डॉट ड्रॉ कॉल करते हो तो वो देखेगा क्योंकि सर्कल का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर भेजा गया है, तो यहाँ पे ड्राइंग का सर्कल मैसेज आएगा आउटपुट में। अगर आप स्क्वायर पास कर दोगे इस एस ऑब्जेक्ट को तो स्क्वायर वाला मैसेज रन होगा, कोड चलेगा। और अगर आप ट्रायंगल भेजोगे तो ट्रायंगल वाला रन करेगा। तो जो शेप का ऑब्जेक्ट है, शेप का जो ऑब्जेक्ट एस है, वो एरिया, रेक्टेंगल या ट्रायंगल, दो तीनों में से किसी का भी ऑब्जेक्ट ले सकता है।
या स्क्वायर और ट्रायंगल, किसी का भी ऑब्जेक्ट ले सकता है। उसके लिए बस आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दो ऊपर यहाँ पे शेप एस, और इसको इनिशियलाइज करो यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब आपकी प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए होती है तो ये आपके प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन है कि शेप भैया सुपर क्लास है, बाकी 3 जो क्लासेस हैं ये सब क्लासेस हैं, इससे आपकी इनहेरिटेंस आ गई और इसमें आपने ओवरराइडिंग करी हुई है, जैसे ड्रा मेथड को हर जगह यूज़ किया है, तो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों आ गए। तो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों आ गए। और जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाते हुए भी मैंने क्या किया है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप जो आप भेज रहे हो, अगर आप स्क्वायर का भेज रहे हो, अगर आप सर्कल का भेज रहे हो, अगर आप ट्रायंगल का भेज रहे हो, तो उसके बेस पे आपका मेथड रन होता है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का। अब चलते हैं जावा बीन्स क्या हैं और इसके फीचर्स एक्सप्लेन करो। एडवांस फीचर्स में से आता है, जावा बीन्स होते क्या हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मॉडल होता है जो कि गाइडलाइंस क्रिएट करता है रीयूजेबल और इंटरऑपरेटेबल जावा कंपोनेंट्स बनाने के लिए। रीयूज कर लो, जनरली क्या होता है, जैसे कि आपने एक वो बनाई, एक लिस्ट व्यू क्रिएट किया, लिस्ट व्यू के अंदर क्या किया आपने, यहाँ पे इमेज रखनी है और इस इमेज के कॉरस्पॉन्डिंगली डेटा या नाम रखना है या लिंक रखना है। तो आप क्या करो, एक बार इसका बीन क्रिएट करके रख दो और इसको हर जगह आप कॉल कर सकते हो। जावा बीन एक जावा क्लास है जो एडहायर करती है नेमिंग कन्वेंशंस एंड डिज़ाइन पैटर्न्स। अच्छा, अब इनको बनाने का और इनको यूज़ करने का, नेम करने का एक मेथड है जो जावा बीन्स के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है। मॉडुलर, रीयूजेबल एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप इसको यूज़ किया जाता है, यूज़ करते हो जावा बीन्स को। जावा बीन की जब भी आप क्लास बनाओगे तो फॉलोइंग कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इट शुड हैव ए नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर होगा नो आर्गुमेंट वाला, सीरियलाइजेबल होगा ये, और ये सेटर और गेटर मेथड प्रोवाइड करेगा प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए। तो ये आपका जावा बीन था। जावा बीन होता क्या है, अब इसके फीचर्स आ गए या एडवांटेजेस, एक ही बात हुई, रीयूजेबल होते हैं। जावा बीन्स को एक बार बना लो भैया, एक से ज़्यादा बार आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल एप्लीकेशंस पे। इंटरऑपरेटेबल है, इसका मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डेवलपमेंट टूल्स, फ्रेमवर्क्स या एनवायरनमेंट्स में इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। सीमलेस इंटीग्रेशन हो सकती है किसी भी आईडी और किसी भी प्लेटफॉर्म से। फ्लेक्सिबल है, कन्फिगरेबल है, अपने हिसाब से कस्टमाइज किए जा सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग को सपोर्ट करते हैं, बटन क्लिक चलाना है, ठीक है ना। इवेंट फायरिंग मैकेनिज्म है, कपलिंग एंड डीकपलिंग एंड मॉडुलर डिज़ाइन इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। रन टाइम पे आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो इन पे, प्रॉपर्टीज, मेथड, इवेंट्स के बारे में पता करने के लिए। कई टूल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये, जो विजुअल डिज़ाइनर्स को, यानी जिन्होंने विजुअल ग्राफिकल पे काम करना है, विजट्स को इस्तेमाल करके आप जावा बीन्स में अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये आपके फीचर्स ऑफ जावा बीन्स है। आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं थी, कोई 5 याद कर लो, 6 लिखे हैं मैंने, कोई 5 याद कर लोगे दैट इज मोर देन इनफ। ये बीन्स का क्वेश्चन था आपका। तो इसी के साथ आपका डी क्वेश्चन खत्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, एक चीज़ और, एक पैटर्न देखा गया है कि जून 2024 का अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो 2023 के क्वेश्चन पेपर्स रिपीट होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे जून 2023 के। दिसंबर 2023 के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कि आप दिसंबर 2023 का वीडियो ही मत देखो, ठीक है ना। दिसंबर 2023 के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। जनरली आप क्या करो, 2023, जून 23, दिसंबर 23 और जून 22, ये 3 क्वेश्चन पेपर्स को फोकस करके चलना, आपके मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन था कि भाई जब आप जावा का एप्लेट बनाते हो, ये ई पार्ट, कि जब आप जावा का एप्लेट बनाते हो तो भैया मेन मेथड क्यों नहीं रखते हो, बताओ मुझे। तो देखते हैं, मैंने पहले एप्लेट का डेफिनेशन लिख दिया है कि ये क्या है, स्मॉल जावा प्रोग्राम्स होते हैं जो एक मशीन पे चलते हैं, दूसरी मशीन पे रन होते हैं। मतलब कि सर्वर क्लाइंट का सिस्टम होता है इनका, सर्वर और क्लाइंट। सर्वर पे बनेंगे लेकिन रन कहाँ होंगे, क्लाइंट पे। ये वेबसाइट्स की तरह काम करते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस की तरह काम करते हैं। एक सर्वर से क्लाइंट डाटा कैसे लेगा, वेब ब्राउजर की मदद से डेटा लेगा, ठीक है ना। जीयूआई प्रोग्राम्स बनाने के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए आप इसको यूज़ करते हो, किसी भी वेब ब्राउजर पे चल सकते हैं, ठीक है ना। एप्लेट को एम्बेड करने के लिए आप HTML टैग को यूज़ करते हो, HTML टैग जो कि एप्लेट टैग और ऑब्जेक्ट टैग का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। अगर आपने एप्लेट्स में काम करना है तो आपको एक एप्लेट पैकेज प्रोवाइड करती है जावा। एप्लेट पैकेज के अंदर आपको एक एप्लेट क्लास दी जाती है जिसकी मदद से आप अपने खुद के एप्लेट्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये था भैया एप्लेट का डेफिनेशन। अब भाई एप्लेट में मेन क्यों नहीं होता, तो एप्लेट को मेन मेथड की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि एप्लेट, बिकॉज एप्लेट जनरली कंटेन सम GUI कोड एंड सम HTML कोड। GUI कोड और HTML कोड कंसोल बेस्ड नहीं है, टेक्स्ट बेस्ड नहीं है। क्योंकि कंसोल बेस्ड टेक्स्ट बेस्ड नहीं है तो इनको मेन की जरूरत नहीं है। ये कोड जो है आपके कंसोल में नहीं चलते, GUI कोड कंसोल पे नहीं चलेंगे।
एप्लेट्स का अपना लाइफ साइकिल होता है जो इनिट से शुरू होता है, उसके बाद कई और मेथड्स होते हैं। मेन मेथड का ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता, इसका कोई इनिट मेथड नहीं है, इसलिए भी ये नहीं लगता। एप्लेट्स ब्राउजर पे रन होते हैं, ब्राउजर्स को मेन मेथड की जरूरत नहीं होती। तो ये एक कारण थे और ये आपका एक एप्लेट का प्रोग्राम था। पब्लिक क्लास क्रिएट करी, एप्लेट का नाम दिया, यहाँ पे नाम आप जो मर्जी दे सकते थे। एक्सटेंड्स एप्लेट किया, पेंट क्लास बनाई, गेट पैरामीटर की मदद से आपने एक ड्रॉ स्ट्रिंग की मदद से आपके एक वैल्यू में से डिस्प्ले करवा दी लैंग्वेज। ठीक है ना, मतलब ये जावा प्रोग्रामिंग लिखा आएगा आपका। लैंग्वेज जो है वो इस परम टैग से आया है। तो ये परम टैग का एग्जांपल है बेसिकली। एप्लेट पैकेज और एडब्ल्यूटी पैकेज को इंपोर्ट किया, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने एप्लेट का टैग लिखना है। एप्लेट कोड इक्वल टू ये क्लास नेम जो है यहाँ पे रिपीट करना है, विंडो कितने बाय कितने की खुले, विथ और हाइट मेंशन कर देना है। फिर आपने इसके अंदर परम टैग लिखा है कि यहाँ से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ लैंग्वेज नाम का, जिसकी वैल्यू सेट की जाएगी जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। फिर मैंने अपनी क्लास बनाई एप्लेट वाली, जिसके अंदर एप्लेट क्लास को इनहेरिट कर लिया। जो भी एप्लेट क्लास इनहेरिट करोगे उसके अंदर पेंट मेथड का होना जरूरी है। यहाँ से इस वैल्यू को रिसीव करने के लिए गेट पैरामीटर नाम का मेथड होता है, इसके अंदर आप वेरिएबल का नाम मेंशन कर दो जो कि है लैंग्वेज। तो ये वैल्यू आपने रिसीव करके एलए में डलवा ली वेरिएबल, और उस एलए वेरिएबल को 100 to 100 लोकेशन पे प्रिंट करवा लिया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ये क्वेश्चन था आपका ई पार्ट। अब बात करते हैं एफ पार्ट की। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का डिफरेंस क्या होता है? भैया ये सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का डिफरेंस ही है एक तरीके का। प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का डिफरेंस ही होता है। तो ये रहा आपका वो डिफरेंस। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होती हैं वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही होती हैं, जहाँ पे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है फंक्शंस या प्रोसीजर्स की मदद से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारा कुछ ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द चलता है, जो कि क्लास के इंस्टेंसेस की तरह काम करते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मेन फोकस होता है कि प्रोग्राम को स्मॉलर मैनेजेबल कोड में कन्वर्ट करो और इसको रीयूजेबल मॉड्यूल्स बना लो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन एम्फेसिस होता है ऑब्जेक्ट्स बनाने पे, उसके अंदर डेटा और बिहेवियर को प्लेस करने में। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं लाइक इफ एल्स स्विच केस एंड लूप्स। यहाँ पे प्रोग्राम्स को कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। डेटा एंड फंक्शंस अलग एंटिटीज मानी जाती हैं। फंक्शंस इन डेटा पे आर्गुमेंट्स की मदद से या पैरामीटर्स की मदद से वर्क करते हैं। ऊप्स कहता है कि मैं आपको फीचर्स प्रोवाइड करूंगा इनहेरिटेंस के, पॉलीमॉर्फिज्म के और इनकैप्सुलेशन के। सी लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज एंड फोर्ट्रान लैंग्वेज ये होती हैं आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। और जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी शार्प ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो ये आपके 5 डिफरेंस थे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इसके अलावा मैंने एक ये बता दिया था कि ऊप्स जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से क्या फ़ायदा आपको देती है। तो ये भैया आप थ्योरेटिकल है, फीचर्स ऑफ ऊप्स में तो करोगे ही। तो रीयूजेबिलिटी मिल जाती है, इनहेरिटेंस आ जाती है, इनकैप्सुलेशन आ जाता है वेरिएबल्स और मेथड्स का, इनहेरिटेंस आ जाती है, बेस क्लास, चाइल्ड क्लास, एक नेम को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो फंक्शंस बनाने के लिए, तो पॉलीमॉर्फिज्म आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का आसान तरीका है, कोड को मेंटेन करना आसान होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। बने हुए प्रोग्राम को अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो, कुछ नए फीचर्स ऐड करना चाहते हो, तो वो आसानी से कर सकते हो। ये सारे आपके ऊप्स के एडवांटेजेस हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन था फाइनल क्या है, फाइनलाइज क्या है, इनको एक्सप्लेन करो और इनके कोड्स को भी एक्सप्लेन करो। तो फाइनल क्या है और फाइनलाइज क्या है? देखो, जो फाइनल कीवर्ड है ना, वो क्या करता है, कोई कांस्टेंट बनाना हो या इनहेरिटेंस को रिस्ट्रिक्ट करना हो या ओवरराइडिंग को रिस्ट्रिक्ट करना हो, इसलिए हम फाइनल कीवर्ड को यूज़ करते हैं। फाइनल कीवर्ड वेरिएबल्स, मेथड और क्लास तीनों के साथ लग सकता है, तो तीनों को समझाएंगे। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया इंट एक्स, उस एक्स की वैल्यू मैंने रख दी x इक्वल टू 5। इसकी वैल्यू मैं चेंज करके x इक्वल टू 7 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डबल पाई, और उस पाई की वैल्यू मैं रखता हूँ 3.14 जो सही है, लेकिन इस वैल्यू को तो मैं अगली बार चेंज कर सकता हूँ, पाई इक्वल टू 4.7। पर मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स है जो चेंज नहीं होती। तो ऐसे वेरिएबल को आप फाइनल डिक्लेयर कर लेते हो। जो वेरिएबल फाइनल हो गया उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, चेंज नहीं हो सकती। ये आपका फाइनल वेरिएबल करता है। फिर होगा फाइनल मेथड। ये एक पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड पड़ा है, मान लीजिए ए नाम का। जब चाइल्ड क्लास इसको इनहेरिट करती है तो चाइल्ड क्लास चाहे तो ए नाम का मेथड दोबारा बना सकती है। पेरेंट कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेथड दोबारा कोई भी चाइल्ड क्लास ना बनाए। तो ये क्या करेगी, इसके आगे फाइनल कीवर्ड लगा देगी। जब ये फाइनल कीवर्ड लगा देगी तो ये नहीं हो पाएगा।
तो यही चीज़ यहाँ पे बताया है मैंने। पेरेंट क्लास है जिसके अंदर प्रिंट मैसेज बना है जो फाइनल है। चाइल्ड ने इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया। अब अगर ये प्रिंट मैसेज दोबारा बनाएगी तो ये नहीं चलेगा, ये एरर मैसेज है, ये आपका कोड नहीं चलेगा। तो ये फाइनल मेथड का एग्जांपल था। फिर आगे फाइनल क्लास। अगर आप इनहेरिटेंस ही नहीं होने देना चाहते कि भाई ये जो क्लास है, ये जो क्लास है इसका कोई चाइल्ड नहीं होगा, इसको कोई नहीं इनहेरिट कर पाएगा, तो इसके लिए आप इस क्लास को ही फाइनल डिक्लेयर कर दोगे। तो जो क्लास फाइनल हो गई उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता। तो ये था आपका फाइनल। फिर आ गया फाइनलाइज। जावा लैंग्वेज में जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेमोरी यूज़ करते हैं, तो इस मेमोरी को फ्री तो करना होता है ना। मेमोरी को जब आपका प्रोग्राम खत्म हो गया तो इस मेमोरी को फ्री कैसे किया जाएगा? मेमोरी को फ्री करने के लिए हम गार्बेज कलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गार्बेज कलेक्शन जो है सिर्फ मेमोरी को ही फ्री करता है। अगर कोई और रिसोर्स ओपन है, कोई डेटाबेस फाइल ओपन है, कोई नॉर्मल फाइल ओपन है, कोई फॉन्ट फाइल ओपन है, इन फाइलों को क्लोज करने का काम गार्बेज कलेक्शन नहीं कर सकता। ऐसे सिचुएशंस के लिए आप फाइनलाइज मेथड यूज़ करते हो। फाइनलाइज मेथड के अंदर आप ये वैल्यूज़ डाल देते हो जहाँ पे आप इस कोड को ख़त्म कर दोगे। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बना बनाया मेथड है, गार्बेज कलेक्टर के बाद चलेगा, ठीक है ना। फाइनलाइज मेथड क्या करेगा? कोई भी क्लीन अप रह गया हो उसको क्लीन करने का काम करेगा। ये आपका सिंटेक्स और एग्जांपल था। फाइनलाइज मेथड को कॉल करने का जरूरत नहीं होता, गार्बेज कलेक्शन के बाद ये अपने आप ही कॉल हो जाएगा। तो फाइनल और फाइनलाइज का एग्जांपल पूछा था, उसकी वर्किंग पूछी थी, जो हमने विद एग्जांपल्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था कि भाई डेटाग्राम सॉकेट और स्ट्रीम सॉकेट का डिफरेंस बताइए हमें। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट का। तो ये आपकी डेटाग्राम सॉकेट और स्ट्रीम सॉकेट का डिफरेंस है। अगर आप .NET पैकेज को यूज़ कर रहे हो, कोई नेटवर्किंग के प्रोग्राम्स बना रहे हो जावा के अंदर, तो उसके लिए आप इनकी इस्तेमाल करते हो, डेटाग्राम सॉकेट और स्ट्रीम सॉकेट का। डेटाग्राम सॉकेट जो है वो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी पे चलती है। स्ट्रीम सॉकेट जो है वो टीसीपी पे चलती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे। ये कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं करती शुरुआत में, इसलिए ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, फॉलो करती है। स्ट्रीम सॉकेट कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लिंक करती है, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये डेटा डिस्क्रीट पैकेट्स में भेजती है, मतलब एक पैकेट भेजा, फिर अगला पैकेट भेजा, फिर अगला पैकेट भेजा। इसमें समय का गैप हो सकता है। ये जो डेटा भेजती है ये कंटिन्यूस स्ट्रीम के अंदर ही भेजती है। ये सॉकेट अनरिलायबल है, गारंटी नहीं है भैया आपका डेटा पहुंचे ना पहुंचे, ऑर्डर पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे, डुप्लीकेट ना हो जाए। ये सॉकेट रिलायबल है, मेक श्योर करती है कि आपका डेटा डिलीवर हो और कोई गलती ना हो। ये थोड़ी फास्ट चलती है, ये सॉकेट थोड़ी फास्ट चलती है क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं बनाना पड़ता और ओवरहेड कम होता है। ये थोड़ा स्लो होती है क्योंकि पहले कनेक्शन बिल्ड होगा, एरर चेकिंग होगी, इसलिए। डेटाग्राम सॉकेट और डेटाग्राम पैकेट इनबिल्ट क्लासेस हैं इस पैकेज की। सॉकेट और सॉकेट सर्वर जो है यो इसकी कॉमन क्लासेस हैं। ये कोई कंजेशन कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करती। कंजेशन क्या है कि एक टाइम पे बहुत सारा डेटा आ गया आपके पास, तो बहुत सारा डेटा होने की वजह से कंजेशन लग गया। कंजेशन होता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा आपको ओवरलोड कर दिया गया है पैकेट से। डाटाग्राम सॉकेट ये प्रोवाइड नहीं करती। स्ट्रीम सॉकेट कंजेशन सपोर्ट देती है। जब आपको फास्ट ट्रांसमिशन की ज़रूरत हो, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हो या ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, तब आप डेटाग्राम सॉकेट का इस्तेमाल करते हो। अगर आपको मेक श्योर करना है कि डेटा रिलायबल हो, जैसे फाइल ट्रांसफर करना हो या वेब ब्राउजिंग करनी हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम स्ट्रीम सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका डेटाग्राम सॉकेट और स्ट्रीम सॉकेट का डिफरेंस है। अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड का ए पार्ट कुछ नहीं था, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखना था भैया एप्लेट का, जिसके अंदर हमारा ये मैसेज लिखा है जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और रेड कलर में लिखा है। कोड जब लिखना तो उसके कोड को उस कमेंट जरूर करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है। ओके, मैंने शायद 2 मिनट को मैंने ऊपर के पैकेजेस इंपोर्ट नहीं किए हैं, जस्ट अ सेकंड। मैं ये इनहेरिट करना स्क्रीनशॉट लेना उसका भूल गया था। जस्ट अ सेकंड, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो देखो,
कोड लिखना था, कोड का एक्सप्लेनेशन देना था। तो सबसे पहला भैया, अगर आप एप्लेट का काम करना चाहते हो तो आपको एप्लेट पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया है। AWT पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ग्राफिक्स और कलर क्लास इसके बिना नहीं चलेंगी। एप्लेट जब भी चलता है तो HTML कोड लिखना जरूरी है। HTML कोड को आप कमेंट के अंदर रखते हो, ये एप्लेट टैग है, इसके अंदर इस क्लास का नाम लिखा जाएगा और विड्थ और हाइट मेंशन की जाएगी कि कितने बाय कितने का बॉक्स लिखा जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि अब मैं एप्लेट का एप्लेट क्लास बना रहा हूँ जो इनबिल्ट एप्लेट क्लास को कॉल करेगी। इसके अंदर पेंट और ग्राफिक क्लास का होना जरूरी है, उसको एक्सप्लेन किया है आर्गुमेंट में। सेट कलर, अब उसने बोला था कि रेड कलर का होना चाहिए आपका मैसेज, तो मैंने क्या किया, जी डॉट सेट कलर, ये ग्राफिक्स जी का पैकेज था, जी सेट कलर मेथड कॉल किया, कलर डॉट रेड, रेड कलर का को सेट कर दिया। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये रेड आपका कैपिटल में होगा क्योंकि ये इनबिल्ट कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, जी डॉट ड्रास्ट्रिंग मेथड कॉल किया, जिसके अंदर डबल कोट्स के अंदर अपना मैसेज लिखा। किस लोकेशन में मैसेज को प्रिंट करना है, वो मैसेज का लोकेशन लिखा 60,70, मतलब यहाँ से 60 का गैप लेगा, यहाँ से 70 का गैप लेगा, जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट बनेगा वहाँ पे आपका ये मैसेज आ जाएगा, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। और इसकी आउटपुट, क्योंकि मैंने इसको पुराने तरीके से किया तो उसको कंपाइल और रन करने के लिए आपको ये इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती थी। जब ये रन हो जाएगा तो आपकी ये आउटपुट आ जाएगी। तो ये देख लीजिए, आपका रेड कलर का जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखा आया है यहाँ से, और यहाँ से 60 और 70 का गैप लिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था लेआउट मैनेजर क्या होता है, फ्लो लेआउट और बॉर्डर लेआउट एक्सप्लेन करो, और ये भी बताओ कि लेआउट को सेट कैसे किया जाता होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेआउट्स का क्वेश्चन हर बार आ रहा है। फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर बैग लेआउट, ये सारे आपने करने हैं। तो लेआउट मैनेजर्स क्या होते हैं, जब आप ग्राफिकल प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो जैसे आपने लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो ये आपका जैसे लॉगिन फॉर्म है, इसके अंदर आप जब चीज़ों को प्लेस करने जाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना है लॉगिन हेयर, तो इसकी प्लेसमेंट कैसे करोगे आप, का कैसे आएगा ये। फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स देना है, फिर एक यहाँ पे पासवर्ड फील्ड देना है, फिर यहाँ पे आपने लॉगिन बटन लगाना है। तो इनकी प्लेसमेंट्स डिसाइड करती हैं ये आपके लेआउट्स। तो लेआउट क्या बताता है, प्लेसिंग एंड अरेंजिंग ऑफ AWT कंट्रोल्स, ये लेबल है, ये टेक्स्ट फील्ड है, ये पासवर्ड फील्ड है, ये बटन है, इनकी प्लेसमेंट्स को डिफाइन करने का काम करता है लेआउट मैनेजर। जो ये बॉक्स बना है, ये फ्रेम भी हो सकता है, एप्लेट भी हो सकता है, या विंडो भी हो सकती है। इसके लिए लेआउट मैनेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेआउट मैनेजर्स यूज़र कंट्रोल्स को विंडो पे प्लेस करने में हेल्प करते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट होते हैं। कई लेआउट्स हैं आपके पास, इतने सारे लेआउट कंट्रोल मैनेजर्स पड़े हुए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी लेआउट को इस्तेमाल करते हो आपको सेट लेआउट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आपके लेआउट को इनेबल करता है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स थे। अब लेआउट में दो किसी लेआउट को एक्सप्लेन करना था, फ्लो लेआउट और बॉर्डर लेआउट को। तो फ्लो लेआउट क्या होता है, फ्लो लेआउट होता है जैसे आप अपनी कॉपी का नया पन्ना खोलते हो, जैसे आपने एक कॉपी खोली, ये कॉपी का नया पन्ना था, आप कहाँ से लिखना शुरू करते हो, ऊपर पहली लाइन से आप लिखना शुरू करते हो, एंड यू मूव टुवर्ड राइट, मूव करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, जब आपके पास जगह नहीं रही तब आप नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करते हो। ऐसे ही फ्लो लेआउट काम करता है। फ्लो लेआउट टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करता है, राइट की तरफ मूव करता है, जब उसके पास जगह नहीं बचती तो वो नीचे आ जाता है एक, और ऐसे ही कंटिन्यू करता है। तो ये सबसे आसान लेआउट मैनेजर है। अगर आपने कोई मेंशन नहीं किया तो ये डिफॉल्ट लेआउट है एप्लेट और पैनल का, ठीक है ना। कंट्रोल्स को एडजस्ट करता है जब आप इसको रीसाइज करते हो टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अकॉर्डिंगली। इसके अंदर 3 इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर हैं, एक खाली वाला, एक फ्लो लेआउट इंट, और फ्लो लेआउट इंट इंट इंट। ये 3 कंस्ट्रक्टर हैं जिसकी मदद से आप अपने फ्लो लेआउट का यूज कर सकते हो। ऐड मेथड करने के लिए AWT कंट्रोल को यही बताया है कि भाई लेफ्ट टू राइट चलता है और लेफ्ट टू राइट चलता जाएगा। जब एक रो फिल हो गई तो अगली रो पे मूव ऑन करता है, जो मैंने आपको जैसे यहाँ पे समझाया है कि जैसे आप एक पैराग्राफ में लाइन लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, उसी तरीके से काम करता है। फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, इस तरीके से। फ्लो लेआउट को सेट कैसे करोगे, इस तरीके से। फ्लो लेआउट के अंदर बटन डालना है तो कैसे डालोगे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका फ्लो लेआउट था। फ्लो लेआउट के बाद बात करते हैं बॉर्डर लेआउट की। बॉर्डर लेआउट क्या करता है, बॉर्डर लेआउट जैसे आपका ये बॉक्स है ना, ये क्या करेगा, कॉर्नर से जगह छोड़नी छोड़ेगी, यानी इधर से जगह छोड़ देगा, थोड़ी थोड़ी इधर से जगह छोड़ देगा, थोड़ी इधर से जगह छोड़ देगा, थोड़ी इधर से जगह छोड़ देगा, ठीक है ना। ऐसा करने से इसने 5 हिस्सों में बांट दिया है, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में बांट देता है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉर्नर्स बना देगा और एक सेंटर कॉर्नर बना देगा। सेंटर कॉर्नर में आप मेन चीज़ों को रखते हो। ये आपका बॉर्डर लेआउट है। फ्रेम और विंडो जब आप बनाते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उसका डिफॉल्ट लेआउट का काम करते हैं।
एप्लेट और पैनल के लिए फ्लो लेआउट बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है। इसके दो मेथड हैं, बॉर्डर लेआउट और बॉर्डर लेआउट इंटेंट, ठीक है ना। तो ऐड मेथड होता है जिसकी मदद से आप इसमें चीज़ों को प्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपके बॉर्डर लेआउट को यूज़ करने का तरीका है। तो बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाइए, उसके अंदर सेट लेआउट मेथड कॉल कीजिए और उसके अंदर आप बटन जब ऐड करोगे आपको ये बताना पड़ेगा कि किस लेआउट पे कहाँ पे आप चीज़ को प्लेस करने जा रहे हो। तो आप उसको बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट लिख के बताओगे तो ईस्ट वाली जगह पे वो चीज़ को रख देगा। तो ये आपका बॉर्डर लेआउट था। फिर उसने पूछा था कि भाई लेआउट सेट कैसे करते हो ये बताओ। तो वैसे मैं बता चुका हूँ, पर आप पेपर में ये लिखते कि जब भी मैं लेआउट सेट करता हूँ तो मैं इनबिल्ट सेट लेआउट मेथड को कॉल करता हूँ। इसको कॉल करने का सिंटेक्स क्या है, सेट लेआउट मेथड रख देना और जो आप ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो उसको कॉल कर लेना, ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास कर देना। एग्जाम्पल क्या है, बॉर्डर लेआउट का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है B1, सेट लेआउट में B1 को कॉल कर देना था, बस दैट्स इट, ये आपका काम कर गया, ठीक है ना। तो ऐसा करने से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बी पार्ट, जिसके अंदर आपने लेआउट मैनेजर को, फिर फ्लो लेआउट और बॉर्डर लेआउट को समझाना था, फिर लेआउट सेट कैसे किया जाता था उसको एक्सप्लेन करना था। तो इसी के साथ बी पार्ट भी खत्म हो गया आपका। अब अगला था सी पार्ट, पैकेज क्या होते हैं, पैकेज बनाए कैसे जाते हैं, उनके स्टेप्स बताओ मुझे। तो पैकेज क्या होते हैं, जावा के अंदर पैकेजेस बने बनाए होते हैं, ठीक है ना। जावा के अंदर जो लाइब्रेरीज होती हैं वो लाइब्रेरीज के अंदर डेटा को पैकेजेस की फॉर्म में रखा जाता होता है। पैकेज आप ऐसे मान लीजिए कि एक फोल्डर की तरह है, जैसे आप फोल्डर के अंदर अपनी फाइलें रखते हो वैसे ही एक पैकेज के अंदर आप क्या रखते हो, क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ठीक है ना। पैकेजेस अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने का भी काम कर देंगे, ठीक है ना, नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देते और लोकेशन ऑफ क्लास और इंटरफेस को ढूंढने में आसानी हो जाती है। पैकेज जावा का तरीका है क्लासेस और इंटरफेसेस को ग्रुप करने का एक जगह पे। पैकेजेस कंटेनर का काम करते हैं क्लासेस और इंटरफेसेस के लिए। इससे जावा की मॉड्यूलरिटी बढ़ती है। फोल्डर्स और डायरेक्टरीज की तरह ही इसको समझा जाता है। तो व्हाट इज ए पैकेज, जावा के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं वो पैकेज के अंदर पड़ी होती हैं। हर एक पैकेज के अंदर क्लासेस और मेथड्स रखे जाते होते हैं। पैकेजेस आपको मॉड्यूलरिटी और नेम कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, मॉड्यूलरिटी करने में और नेम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। पैकेजेस की कैटेगरीज क्या हैं भैया, ये कैटेगरीज हैं, टोटल इनबिल्ट 6 पैकेज ये हैं, ठीक है ना। एक है CUI पैकेज जो कंसोल प्रोग्रामिंग में काम आएंगे। GUI पैकेज जब आप ग्राफिकल बॉक्स बनाओगे तब काम आएंगे। ग्राफिकल पैकेज है एप्लेट और AWT। कंसोल पैकेज है लैंग, IO, यूटिल एंड नेट। ये इनबिल्ट डिफॉल्ट पैकेजेस होते हैं। जब आप एक सिंपल जावा का प्रोग्राम करते हो तो बाय डिफॉल्ट लैंग पैकेज को ही कॉल किया जाता होता है इन द बैकग्राउंड। फिर उसने बोला था कि भैया आप पैकेज बनाते कैसे हो मुझे ये बताओ। तो भैया ये स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं, पहले कहता कि पहले आप अपनी एक क्लास डिक्लेयर करो, पब्लिक क्लास माई क्लास। यानी कि सबसे पहला काम है जब आप कोडिंग करना शुरू करोगे तो एक पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर लो। फिर इसके अंदर क्या करना है, इस क्लास के ऊपर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पैकेज स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। पैकेज और आपके पैकेज का नाम, पैकेज ये कीवर्ड है और उस कीवर्ड के अंदर इस पैकेज के नाम को रखा जाएगा। फिर उसके अंदर आप अपने वेरिएबल्स और मेथड्स को रख सकते हो। फिर आपने क्या करनी है, जो आपकी मेन जावा डायरेक्टरी है ना उसी के अंदर एक नया डायरेक्टरी, नया पैकेज क्रिएट करना है उसी नाम से जो नाम आपने यहाँ पे पैकेज का रखा है। यानी कि इन शॉर्ट आप एक फोल्डर क्रिएट करोगे उसी पैकेज नाम का जो आपने यहाँ पे पैकेज का नाम रखा था और उसके अंदर इस अपने प्रोग्राम को रखोगे और चलाओगे। तो ये स्टेप्स थे आपके, ठीक है ना। उसको उसी नाम से सेव करना जहाँ पे रखा है, अपने प्रोग्राम को कंपाइल चला के टेस्ट कर सकते हो। तो ये आपके 6 स्टेप्स थे, ये मैंने आपको करके दिखाया है। पैकेज यूजर डिफाइंड, मतलब ये यूजर डिफाइंड नाम का फोल्डर है, ये देखिए, मतलब आपका ये कोड यूजर डिफाइंड फोल्डर के अंदर रखा जाएगा। पब्लिक क्लास माई क्लास, और इसी नाम से प्रोग्राम को सेव करोगे जो मैंने यहाँ पे सेव किया है। फिर इसके अंदर पब्लिक फंक्शन, मैसेज जो मर्जी रख लो इसके अंदर, ठीक है ना। जब ये क्लास बन गई तो आप इसको कंपाइल करके ये डॉट क्लास फाइल बना के रख लेना। जहाँ कहीं भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आप क्या करोगे, इंपोर्ट कीवर्ड यूज करोगे, पैकेज का नाम कॉल करोगे और फिर क्लास का नाम कॉल करोगे। यहाँ पे चीज़ को कॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस माई क्लास को इनहेरिट किया, टेस्ट फंक्शन के अंदर से माई फंक्शन को कॉल किया, मतलब इस मेथड को कॉल किया है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इस क्लास के इस टेस्ट फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो ऐसा करने से आपका ये पैकेज चल जाएगा, आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो इसी के साथ आपका क्या हुआ, ये प्रोग्राम भी खत्म हो गया, सी क्वेश्चन खत्म हो गया। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।